सभी का फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश अड्डा पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कौन सा मॉडल पेपर का सेट 2 है। किसका है? साइंस का है। किसका है? साइंस का। तो सेट 1 का प्रैक्टिस हमारा यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। आज है सेट 2 का। किसका है? सेट 2। तो चलिए देर न करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक कि धनात्मक ऋणात्मक दोनों की? कोई नहीं। तो सब जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है कैसा होता है? धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक। आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो याद रखिएगा हमेशा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? छोटा अक्षर को अगर बड़ा करना होगा तो हमेशा उत्तल लेंस, और उस उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तब 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है। देखिए एक ऑप्शन सुधार लीजिए, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। आंसर सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। अब मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण रहता है? चालक के सामने जो रहता है उत्तल दर्पण ही। भी आई क्वेश्चन है, चालक के सामने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? मतलब कोई जो है आईने के सामने 4 मीटर प्रति सेकंड के सामने चाल से जा रहा है, तो उसको उसका जो प्रतिबिंब है माने परछाई, उसका आईना का प्रतिबिंब जो है कितना रफ्तार से? आप जानते हैं अगर आप 4 मीटर जाइएगा तो प्रतिबिंब भी 4 मीटर से आएगा, तो 4 और 4 8 मीटर से। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, 8 मीटर प्रति सेकंड। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। मतलब नेत्र लेंस में फोकस दूरी अगर बढ़ जाएगा तो कौन सा दोष होगा? सब जानते हैं फोकस दूरी बढ़ जाता है तो दूरदृष्टि दोष। फोकस दूरी बढ़ जाता है तो दूरदृष्टि दोष। आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि वाले कि जिस चश्मे का प्रयोग करता है उसमें अलग लेंस होते हैं। मतलब याद रखिएगा कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दूर रहेगा तो दूर के लिए उत्तल, दूर के लिए उत्तल, और निकट रहेगा तो अवतल, निकट रहेगा तो अवतल। मतलब 2 के लिए 3, 2 के लिए 3 और 3 के लिए 4, 3 के लिए 4। मैंने 2 वाला रहेगा तो उसको उपचार के लिए दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल लेंस का। दूर के लिए क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। आंसर ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विद्युत आवेश की इकाई, तो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलाम। 7वां का आंसर ए। 7वां का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ऋणात्मक और धन और ऋण। और इसमें यह नामकरण किसने किया था? कौन बताए थे कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश? तो नामकरण किसने किया था? तो याद रखिएगा ये जो नामकरण किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उनकी संख्या है। मतलब एक पदार्थ में 1 कूलम धन को आवेशित किया गया है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं वो कितना इलेक्ट्रॉन निकला है? तो इसका जो आंसर सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन जो निकलता है कितना होता है? 6.25 गुने 10 के पावर, देखिए पावर में है 6.25 गुने 10 के पावर 18। तो यहाँ पे देखिए ये 18 जो है पावर में। आंसर क्या हो जाएगा? इतना इलेक्ट्रॉन निकला है, इतना इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? लेकिन इलेक्ट्रॉन का मान पूछता तो होता 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन पूछा है कितना संख्या में इलेक्ट्रॉन निकला है, तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन, एक किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट से प्रचालित करते हैं
तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। शक्ति है तो इसका आंसर निकाल लीजिएगा। ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 50 वाट। थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना क्या कहलाती है। किसी कुंडली को आवेशित करने की प्रक्रिया, नहीं तो गलत हो गया। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न की प्रक्रिया, ये भी नहीं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नहीं है। कुंडली तथा चुंबक के बीच, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, ये सही। ये क्या है, सही है, आंसर सी हो जाएगा। किसी विद्युत मोटर की कुंडली घूर्णन कराना, ये भी गलती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र हो जाता है, उसका सिद्धांत किस पर आधारित है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर प्रेरित विद्युत धारा पर कि प्रेरित चुंबकीय विद्युत किस पर आधारित है। 12 का क्वेश्चन, आंसर जल्दी से दीजिएगा। 12 का हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, किस पर आधारित है, विद्युत जनित। इसका भी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। जैसे शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें क्या होता है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 13 का भी क्या हो जाएगा, आंसर सी। अब प्रतिक्रिया है PbO प्लस सी। PbO में क्या जुटा है, कार्बन जुटा है, और यहाँ अलग क्या कर दिया, ऑक्सीजन को। तो बताइए कौन सा अभिक्रिया होगा, आप बताइए। PbO ऑक्सीकृत होता है, ये तो एकदम गलती है, PbO ऑक्सीकृत नहीं हुआ। C1 ऑक्सीकृत ऑक्सीकारक है, C ऑक्सीकारक तो होगा नहीं। अब क्या, C1 एक अवकारक है, सही है। कार्बन जो है ऑक्सीजन को क्या किया, आपने संयोग कर लिया और Pb से अलग कर दिया, तो यही हो जाएगा, C1 एक अवकारक है, सी। आंसर सी, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से हाइड्रोजन गैस देता है। मैंने NaOH के साथ कौन से धातु का अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं कि मैग्नीशियम, कॉपर, एल्युमिनियम और सिल्वर। अब इसमें जो है किसके साथ अभिक्रिया करेंगे हाइड्रोजन, तो सब जानते हैं एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि विलयन का pH 13 है तो इसका अर्थ आप सब जानते हैं 7 से कम होगा तो अम्ल, 7 से ज़्यादा होगा तब, 7 से कम होगा तब अम्ल, क्या होगा, अम्ल। और 7 से ज़्यादा होगा तब क्षार, और 7 के बराबर होगा तब उदासीन, क्या होगा, उदासीन। तो 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है तो कैसा होगा, क्षीण अम्लीय, क्षीण भास्मिक, प्रबल अम्लीय, ये प्रबल भास्मिक। तो आप लोग बताइए क्या होगा आंसर इसका। तब क्षीण मतलब होता है बहुत कम अम्लीय, क्षीण भास्मिक बहुत कम भास्मिक, तो अम्लीय तो होगा नहीं, अम्लीय तो होगा नहीं, क्षीण भास्मिक भी नहीं होगा, कम भास्मिक। 13 है, 7 से बहुत अधिक है, तब बहुत ज़्यादा क्षारीय होगा, इसे कहते हैं भास्मिक। आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र। फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है, सब जानते हैं बहुत बढ़िया से, P4। क्या होता है, P4, डी। पीतल में रहता है, पीतल किसका किसका मिश्रण, आप लोग बताइए, पीतल किसका किसका मिश्रण है, तांबा और लेड का, कि तांबा और जस्ता का, कि जिंक और लेड का, बताइए। पीतल जो मिश्रण है वो किसका है, तांबा। कॉपर को ही कहते हैं तांबा प्लस जस्ता, क्या बनता है, पीतल। क्या बनता है, पीतल। तो क्या है, Cu प्लस Zn, Cu प्लस Zn। आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर यहाँ पे बी क्या होगा, सही। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, धातुओं की प्रकृति होती है। धातु कैसे होते हैं, विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन। हम बताए थे कि धातु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो क्या बनाते हैं, धन आयन, ग्रीन आयन। तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाते हैं, तो ये कैसा होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है। मतलब दो पदार्थ का मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ क्या है, चुंबकीय है, तो उसको, उसमें चुंबकीय पदार्थ को कैसे अलग करेंगे, तो चुंबकीय विधि द्वारा, मैंने चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। किसके द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। तब 20 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन,
कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व, कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व क्या है? यहाँ पे आप लोग बताइएगा। मैंने कार्बन का यौगिक का आवश्यक तत्व यहाँ पर नहीं, CH ऐसे नहीं बोला है आवश्यक तत्व, मैंने कार्बनिक यौगिक का आवश्यकता कार्बन होगा। क्या होगा आंसर? ए। थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा ढंग से दिया है। कार्बनिक यौगिक, जैसे कोई भी कार्बनिक यौगिक, जैसे मान लीजिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसमें ये जो यौगिक है इसमें कौन सा तत्व है? तो कैल्शियम है। कौन सा है? कैल्शियम। अगर यहीं पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये भी एक यौगिक है, इसमें तत्व क्या है? कैल्शियम। यहाँ बोल दिया है कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में क्या होता है? कार्बन होता है। तो अक्रिय तत्व कौन है? सब जानते हैं। अक्रिय गैस कौन है? हरभजन ने अगरकर को 0 रन पर आउट किया, तो यहाँ पे क्या होगा? यही है ट्रिक याद करने का, अक्रिय तत्व को। तो अक्रिय तत्व कार्बन तो है नहीं, सोना भी नहीं है, हीलियम है कि नहीं, हाइड्रोजन है कि नहीं। अब देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, सब जानते हैं हीलियम ही होगा। क्यों? हीलियम के बाद जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन वो होता है अक्रिय गैस, लेकिन हीलियम के अपवाद में, हीलियम क्या है? अपवाद में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये भी अक्रिय तत्व है, मैंने किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। एल्किन श्रेणी का यौगिकों का समान सूत्र, एल्किन का पूछ रहा, किसका? कीन पूछ रहा था। एल्किन में माइनस एल्केन CnH2n, CnH2n प्लस 2 हो जाएगा एल्केन, और CnH2n खाली रहेगा तो हो जाएगा एल्किन। क्या हो जाएगा? एल्किन हो जाएगा। लेकिन प्लस 2 रहेगा तब एल्केन, और माइनस 2 रहेगा तो एल्काइन, माइनस 2 रहेगा तब एल्काइन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है? ईथर का, कास्टिक पोटास का, कि अल्कोहल का, कि गंध का। देखिए अपमार्जक बनाने में जो उपयोग किया जाता है किसका? कि अल्कोहल का, कि गंध का। देखिए अपमार्जक बनाने में जो उपयोग किया जाता है किसका? अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। अपमार्जक मतलब धोने वाला, साबुन या सरफ बनाने में अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। सी। यहाँ पे देखिए आवर्त सारणी के 7वां के तत्व हैं। 7वां का एक का तत्व क्या है? पूरा कॉपी में लिखाया हुआ है कि 7वां के एक तत्व क्या कहते हैं? हैलोजन कहलाते हैं। धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, निष्क्रिय गैस की अपेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन कम रखते हैं, अज्ञात तत्व है। तो ऑप्शन क्या होगा? ये 7वां के आवर्त सारणी में 7वां का एक का तत्व कहलाता है हैलोजन परमाणु, इसको कहते हैं हैलोजन तत्व। आंसर हो जाएगा ए। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मैंने आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं जाएंगे, कहाँ से? बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, तो कौन सा कथन सत्य होगा? तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, तत्वों की धात्विक प्रकृति बढ़ती है, सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, भी सही है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, नहीं, ऐसा तो कुछ बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा? गलत आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, सब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन की वसा। प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन की वसा, कार्बोज यहाँ पे लिख दिया है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। और निकलता क्या है? ऑक्सीजन। क्या निकलता है? ऑक्सीजन। यहाँ पे याद रखिएगा कार्बोज नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? बी ही होगा, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज होगा। क्या हो जाएगा? कार्बो की जगह। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु कहाँ निषेचन? अंडाणु की निषेचन क्रिया कहाँ होता है? योनि से, तो गलत है। गर्भाशय से नहीं, फैलोपियन नलिका से या अंडाशय से। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? फैलोपियन नलिका से, सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया संपूर्ण कहाँ होती है? श्वसन की क्रिया जो होती है सब ऊर्जा गृह जिसे कहते हैं वहीं होते थे, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्या? ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह। और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री। हरित लाख पत्तियाँ पाई जाती है जो क्या करती है? क्लोरोफिल का संचालन करती है, क्लोरोफिल को आपको अवशोषित करती है। एक स्वच्छ मनुष्य में 30 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब होता है कितना?
ये जो होता है प्रंकुचन, पहले क्या लिखा प्रंकुचन, और अनुशीतलन दाब जो होता है कितना होता है तो 120/80 होता है। कितना होता है 120/80। आंसर ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तब पत्तियों का मुरझाना जीरेलिन के कारण नहीं, साइटोकाइन के कारण भी नहीं है। ये पत्तियों जो मुरझाता है एफसीसी अम्ल के कारण, किसके एफसीसी अम्ल के कारण। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? माने कौन सा पादप नियंत्रक है जो फल, जैसे फल पकाता है तो किसके कारण फल पकता है? यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है कि फल बेचने वाला द्वारा उपयोग किया जाता है, तो कौन सा इथिलीन होगा, क्या होगा इथिलीन। यहाँ पर इथाइलिन, आंसर क्या होगा सी। आंसर क्या हो जाएगा सी। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक के कार्बन की संयोजकता होती है, सब जानते हैं C6 होता है। कितना होता है C6। आंसर सी। आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। एड्स रोग का प्रमुख कारण है, सब जानते हैं एड्स जो है एक संक्रमणकारी बीमारी है, तो किस कारण होगा असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है असुरक्षित यौन संपर्क कारण होता है, शारीरिक संबंध के कारण होता है। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण? चमगादड़ और पक्षी के पंख जो हैं किस प्रकार के पक्षी का उदाहरण है? समरूप या समजात? तो आंसर जो हो जाएगा समजात। आंसर क्या हो जाएगा समजात। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य संरचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को कहते हैं। ऐसे अंगों को क्या कहते हैं तो समजात अंग कहते हैं। क्या कहते हैं समजात अंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, मतलब कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण कौन कौन से है? वन तालाब, देखिए वन तालाब तो ये प्राकृतिक है, झील तालाब ये भी प्राकृतिक है, बगीचा खेत ये जो है कृत्रिम है। ये क्या है कृत्रिम। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, सूर्य, पानी, कागज। तो इसका सभी का सब क्या है सूर्य ही सबसे मुख्य स्रोत है प्रकृति का। आंसर पी। आंसर क्या हो जाएगा पी। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? माने वनों का अगर आप संरक्षण करना चाहते हैं तो सबसे पहले किस प्रक्रिया को नियंत्रित कर? पेड़ों के अंधाधुंध कटाई एकदम जरूरी है कि पेड़ के जो अंधाधुंध कटाई है उसको रोकना पड़ेगा, तभी होगा। अतिचारण माने जानवरों को चरने के लिए बंद किया जाए, जहाँ तहाँ छोड़ नहीं दिया जाए, ये भी जरूरी है। अब खनन की प्रक्रिया क्या करना नियंत्रित करना जरूरी, जैसे कि खनन करते हैं तो पेड़ पौधों को वहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है, तो सभी प्रक्रिया जरूरी। यहाँ पे सभी प्रक्रिया क्या हो जाएगा जरूरी, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए 40 नंबर पर पहुँच गए हम लोग के, 80 क्वेश्चन देखना है, हम लोग आधे पहुँच गए हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, मतलब जैविक पदार्थ द्वारा अपघटित में उसका अपघटन हो जाएगा तो जैव निम्न करनी क्या होगा जैव निम्नी करनी। आंसर ए हो जाएगा। आंसर क्या होगा ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आमीटर से निम्न से, आमीटर नहीं होगा एमीटर होगा, ए मीटर से निम्न में से किसे मापा जाता है? ए आमीटर की जगह क्या होगा एमीटर से निम्नलिखित में से किसे, एमीटर से किसको मापा जाता है? सब जानते हैं धारा को, किसको मापा जाता है धारा। आंसर क्या हो जाएगा ए। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो जनरेटर तो यांत्रिक और विद्युत बदलता है, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आंसर क्या हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? प्लाज्मोडियम जो जनन होता है किसके कारण? बहुखंडन के कारण। किसके कारण? बहुखंडन। आंसर क्या हो जाएगा बी। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं। देखिए इसमें निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित किस, अभी बताएं कि 2 के लिए 3 और 3 के लिए 4, तो निकट 3 है तो 3 के लिए अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? अब पौधे में जो जनन होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो तना में, जड़ में। तो सब जानते हैं पौधे में जो जनन अंग होते हैं वो पुष्प पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 46 में है, मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का था? सब जानते हैं, एकदम बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI मान लीजिए इसको। और मटर के पौधे क्वेश्चन पूछेगा कि मटर किस वैज्ञानिक ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु मटर के पौधों का उपयोग किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? मटर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? मटर। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिकी में ऊर्जा जो प्रवाहित होता है वो किस दिशा में होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय। अब पारिस्थितिकी तंत्र है तो उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में तो होगा नहीं, सभी दिशाओं में होगा। तो आंसर बहुदिशीय। आंसर क्या हो जाएगा? बहुदिशीय। यहाँ पे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत सब कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, कि इनमें से कोई नहीं? तो वायुमंडल जो ओजोन परत जो पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में कि निचली सतह में? तो इसका आंसर जो होगा वायुमंडल के निचली सतह में, सबसे नीचे है ओजोन परत। चलिए तो हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? एकदम इसको भी आई कर लीजिए। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कि कोई नहीं? दो तीन को तो दर्पण है ही, तीनों में से एगो दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अवतल। आंसर क्या हो जाएगा? अवतल, सी। दर्पण यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण का प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम? तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। कितना नियम है? 2 नियम। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर बी। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। दांत के विशेषज्ञ दर्पण का प्रयोग किस प्रतिबिंब को देखने के लिए करते हैं? मतलब दांत वाला डॉक्टर जो होता है प्रतिबिंब के दांत को देखने के लिए, किस मरीज के दांत को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? समतल, अवतल दर्पण, की सभी? क्या करेगा? बड़ा करके देखेगा। तो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 54 नंबर देखिए, किस दर्पण में केवल आभासी और काल्पनिक, किस दर्पण में केवल जो है आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी और मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो ये तो उत्तल होगा, लेकिन समतल में भी आभासी बनता है। तो आंसर डी होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर डी। देखिए यहाँ पे हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन पहुँच गए हैं। मोटर चालक के सामने दर्पण, आइए देखिए। साइड मिरर, किसके? साइड मिरर में कौन सा रहता है? साइड मिरर हम बताए अवतल रहता है। साइड मिरर में क्या रहता है? अवतल। साइड मिरर में अवतल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चालक के सामने बोल दिया, चालक के सामने होगा तो ऑप्शन नंबर सी, लेकिन साइड मिरर होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान दीजिएगा, खाली सामने रहेगा तब सी, ऑप्शन नंबर सी, लेकिन साइड मिरर रहेगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, प्रकाश तरंग का उदाहरण। प्रकाश तरंग कौन सा है? ध्वनि तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग की पराश्रव्य तरंग? प्रकाश तरंग कौन है? तो सब जानते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग, बी। गोलीय दर्पण में फोकसांतर वक्रता त्रिज्या, मॉडल सेट के पहला नंबर क्वेश्चन में था कि क्या होता है? वक्रता त्रिज्या जो है फोकस के दुगनी होती है, फोकस के दुगनी होती है। दिया है r = 2f, दिया है कहीं पे? नहीं। f बराबर दिया है, f बराबर दिया है। तो f बराबर क्या हो जाएगा? r/2। f बराबर r/2। तो देखिए क्वेश्चन में है f बराबर r/2, सी में। किस में है? सी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति, यही बात है। समतल दर्पण में प्रकृति जो बनती है आभासी बनती है। कैसे बनती है? आभासी। और बराबर तो बनता है, देखते हैं। अब मिरर के सामने खड़ा होएगा तो आपका प्रतिबिंब बराबर ही बनेगा। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल। आंसर बी सही होगा।
देखिए यहाँ पे हम लोग 61 नंबर पहुँच गए हैं। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह जो होता है किस दर्पण से बना होता है? उत्तल, अवतल, समतल की परवलय। सर्च लाइट यहाँ पे है क्या है? सर्च लाइट में होगा अवतल। सर्च लाइट में अवतल बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए ऋणात्मक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा। आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है संभवतः, केवल समतल, उत्तल, केवल अवतल के समतल या उत्तल। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण के सामने क्या होता है? जब खड़ा होते हैं, सॉरी, समतल दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब क्या बनता है? दर्पण के मतलब आपके बराबर बनेगा। था आंसर डी। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? कहाँ होगा बताइए? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। इसका जो आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो। आवर्धन पूछा, आवर्धन धनात्मक होगा, धनात्मक, तब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी काल्पनिक और सीधा होगा। काल्पनिक और सीधा। यहाँ पे देखिए किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, आवर्धित जो है काल्पनिक प्रतिबिंब है तो किससे दो बना होगा? किस दर्पण द्वारा? आंसर काल्पनिक अवतल दर्पण, ए। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? वक्रता त्रिज्या कितना? 32 सेंटीमीटर। सब जानते हैं वक्रता त्रिज्या के आधा होगा, फोकस दूरी तो 16 होगा। अब उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? तो इसका जो होता है उत्तल दर्पण में धनात्मक 16 सेंटीमीटर। सी इज करेक्ट आंसर। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होती है। प्रवर्तन के नियम से कौन निर्धारित? आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। तो आंसर ये क्या हो जाएगा? ए। चलिए हम लोग आ गए यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन। बस 11 क्वेश्चन हम लोग और करना है, उसके बाद ही क्लास क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसे बनता है? सब जानते हैं काल्पनिक बनता है। तो आंसर बी। संयुग्मी फोकस केवल संभव है किसमें? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में कि साधारण कांच में? तो इसका आंसर अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस सब संभव होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। कहाँ बनता है उत्तल दर्पण में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच, इसके आगे या पीछे प्रतिबिंब नहीं बनता। आंसर सी। यहाँ पे देखिए किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ये सब जानते हैं आप लोग। दर्पण का मध्य बिंदु जो कहलाता है ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए यहाँ पे, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या क्या? कौन सा बराबर? आर बराबर 2। वही बताया, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ए इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए हजामत बनाने के लिए फिर आगे मैंने दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अभी आप कौन सा आया था? अवतल दर्पण। भी एक रिपीट हो गया क्वेश्चन, जो है रिपीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना? 1 के बराबर। 1 के बराबर, सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ियों के अग्रदीपों में, मैंने आगे अभी बताया अग्रदीपों में किस दर्पण? तो अवतल दर्पण।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव से दर्पण के मुख्य फोकस से जो सभी दूरियां हो उन ध्रुव से ही मापी जाती है। किससे? ध्रुव से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं सबसे अंतिम क्वेश्चन। 80 नंबर हम लोग पहुंच गए हैं। तो देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। कौन सा दृश्य क्षेत्र का कौन से गोलीय दर्पण का दृश्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है? किसका होता है? बहुत बड़ा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। सबसे अंतिम क्वेश्चन है देखिए, किसी दर्पण का मध्य बिंदु, अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे ही दर्पण है, इसका मध्य बिंदु क्या है? ध्रुव है ना। क्या है? ध्रुव है। तो आंसर बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग 80 क्वेश्चन मॉडल सेट ध्रुव का पूरा कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगला है। मेरा वीडियो देखने के लिए सबको धन्यवाद। मेरा चैनल है कौन सा चैनल है? बेसिक इंग्लिश अड्डा। इसको सभी लोग क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास चला जाए। और चलिए, तो इसी प्रकार मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो सभी को धन्यवाद, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह आगे भी अपना वीडियो आते रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग